नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सोमवार को श्रीनगर में एक ड्रामा हुआ, नाटक हुआ, और ये नाटक किया राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। अब सवाल ये है कि नाटक क्यों किया और नाटक का कारण क्या था और ये ऑकेजन क्या था, अवसर क्या था। अवसर पर पहले बात कर लेते हैं। अवसर ये था कि 13 जुलाई को लंबे समय से, बल्कि 1931 से 1931 से 13 जुलाई का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है जम्मू कश्मीर में। अब थोड़ा सा संक्षेप में जान लीजिए कि 13 जुलाई का दिन शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। हालांकि एक वीडियो में पहले इसके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद दिला देता हूँ। उस समय जम्मू कश्मीर पर शासन था, लद्दाख भी इसमें शामिल था, गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल था। महाराजा हरी सिंह का राज था, उनका शासन था। उनके खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिशें लगातार हो रही थी। जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, रावलपिंडी और आसपास के, वहाँ से एक दिन एक सिपाही या कर्मचारी आता है, अंग्रेज़ फौजी अफसर का कर्मचारी, जिसका नाम है अब्दुल कादिर। वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में छुट्टी बिताने आता है और यहाँ आंदोलन चल रहा है राजा के खिलाफ। राजा के खिलाफ विद्रोह की कोशिश हो रही है कि राजा को हटाया जाए। इस आंदोलन में वो शरीक हो जाता है। अब वो छुट्टी मनाने आया है, समझिए, फौज से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद वो आंदोलन में शरीक हो जाता है और आंदोलन को संबोधित करता है नेता की तरह, और राजमहल की ओर जो है इशारा करके कहता है कि इसको मिट्टी में मिला देना है। और वहाँ जो भीड़ जमा थी उससे कहता है कि हमारे पास भले ही मशीन गन और तोप ना हो, लेकिन हमारे पास पत्थर और ईंटें तो हैं ही। इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया जाता है और एक तरह से खुले विद्रोह को आमंत्रित करता है, और प्रशासन उसका ये पूरा भाषण रिकॉर्ड करता है। ये सारी घटना होती है 21 जून को, 21 जून 1931 को। 25 जून को इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है राजद्रोह के आरोप में, और इस पर मुकदमा चलना शुरू होता है। 4 जुलाई से इसका ट्रायल शुरू होता है। श्रीनगर की सेंट्रल जेल में ट्रायल शुरू होता है। अब आप समझिए कि उस समय भी खतरा इतना बड़ा था कि ट्रायल ओपन कोर्ट में बाहर होने की बजाय सेंट्रल जेल के कंपाउंड में होता है। 4, 6, 7 और 9 जुलाई को इसकी सुनवाई होती है इस मामले की। फिर अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई तय होती है, और जब ये सुनवाई चल रही होती है, मतलब 4, 6, 7, 9 जुलाई को, तब भारी संख्या में लोग जेल के कंपाउंड में आते हैं, उसके समर्थक आते हैं जेल के कंपाउंड में। 13 जुलाई को लगभग 4000 से 5000 लोग जेल कंपाउंड में पहुंच गए। जज ने कहा ये ठीक नहीं है। जो उसके वकील थे, 2 मुस्लिम वकील, उनसे कहा कि लोगों को समझाइए कि यहाँ से चले जाएं। वकील समझाने जाते हैं। तय होता है कि दोपहर की ज़ोहर की शायद नमाज कहते हैं उसको, नमाज के बाद वो चले जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है एक तरह से जबरन गेट बंद कर दिए जाते हैं, जबरन घुसने की कोशिश होती है। उस कोशिश में बड़ी संख्या में लोग अंदर आ जाते हैं, जेल के कैदियों को छुड़ा लेते हैं, और वहाँ एक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और पुलिस वालों पर पथराव शुरू हो जाता है। आखिर में स्थिति बिगड़ती देखकर मजिस्ट्रेट फायरिंग का आदेश देते हैं। उस समय जेल कंपाउंड में 160 पुलिसकर्मी थे, जिनमें से 31 के पास हथियार थे, और सामने 4 से 5000 लोगों की भीड़। ऐसे में फायरिंग होती है। फायरिंग में 17 लोग स्पॉट पे मारे जाते हैं, 5 लोग बाद में अस्पताल में, 5 लोगों की मौत होती है, और फिर हिंदू विरोधी दंगे शुरू हो जाते हैं। श्रीनगर में इन मारे गए लोगों के शवों को घुमाया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, हिंदुओं की दुकानें लूटी जाती हैं। रावलपिंडी से श्रीनगर और जम्मू का रास्ता बंद कर दिया जाता है। 13 जुलाई से 26 जुलाई तक बंद रहता है। और ये जो मारे गए लोग पुलिस फायरिंग में, इनके शोक में 1 हफ्ते का शोक मनाया जाता है। अब बहुत से विशेषज्ञ हैं जिनका कहना है कि कश्मीर में अलगाववाद की नींव इसी दिन पड़ी। और याद रखिए, इसी 13 जुलाई
की घटना के बाद जो सभा हुई उसमें भाषण हुआ पहली बार शेख अब्दुल्ला का। यहीं से शेख अब्दुल्ला का राजनीतिक करियर शुरू हुआ और ये सब एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा था। शेख अब्दुल्ला कोई ऐसे ही नहीं श्रीनगर में आ गए थे उस दिन। ये अब्दुल कादिर कैसे आया मैंने आपको बताया ही, लेकिन ये वास्तव में रहने वाला कहाँ का था अब्दुल कादिर ये कोई नहीं जानता है। कम से कम जो है वो डॉक्यूमेंट्स में या कहें दस्तावेजों में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि पेशावर से आया था श्रीनगर। तो नक्शबंद कब्रिस्तान में इन लोगों को दफनाया गया, 22 लोगों को जो मारे गए थे। तब से जो लोग कश्मीर दिवस के रूप में इसको मनाते हैं वो वहाँ फातिहा पढ़ने जाते हैं। तो 13 जुलाई को उमर अब्दुल्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम को ये संदेश दिया कि वो फातिहा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वहाँ। उसके बाद पुलिस आ गई, उनको एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 और 35 से हटा, उसके बाद दिसंबर 2019 में चूँकि वहाँ केंद्रीय शासन था, इसलिए भारत सरकार ने 13 जुलाई की जो सरकारी छुट्टी होती थी शहीद दिवस के नाम पर, उसको बंद कर दिया था और इस पर रोक लगा दी थी। 13 जुलाई को बता दिया गया था उमर अब्दुल्ला को, बल्कि उसके पहले ही कह दिया गया था कि वहाँ फातिहा पढ़ने कोई नहीं जाएगा, उस पर रोक है। इसके बावजूद प्रदेश का मुख्यमंत्री जबरन जाना चाहता था। 13 जुलाई को नहीं जा पाए तो उन्हीं के शब्दों में, उमर अब्दुल्ला के ही शब्दों में, 13 जुलाई को नहीं जाने दिया तो मैंने बता दिया था, इसलिए मैं 14 जुलाई को बिना कुछ बताए निकल पड़ा। घर से जो है वो निकले, कुछ दूर पैदल चले, पैदल चलकर उनके पिता भी गए, शायद वो किसी स्कूटर पर या ऑटो रिक्शा पर किसी और सवारी से, और ये लोग पहुँचे और वहाँ फातिहा पढ़ने की, कब्रिस्तान में घुसने की कोशिश करने लगे। वहाँ रोका गया, गेट बंद था। तो उमर अब्दुल्ला की फ़ोटो आपने देखी होगी कि वो कब्रिस्तान का गेट फांद कर अंदर गए फातिहा पढ़ने के लिए। अब सवाल ये है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस पर निषेधाज्ञा लगी हुई हो, जिस स्थान पर जाने की, वहाँ कानून तोड़कर क्यों जा रहा है? दूसरा सवाल मेरा जम्मू कश्मीर के प्रशासन से है कि उसके बाद जब ये काम किया उमर अब्दुल्ला ने तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बहुत से लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कानून से, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। आपको एक घटना याद दिलाता हूँ 1949 की। अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मूर्तियाँ प्रकट हुई। प्रधानमंत्री थे देश के जवाहरलाल नेहरू, वो आपे से बाहर थे, बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को फ़ोन किया, ये क्या हो रहा है, और उनसे कहा कि वो मूर्तियां हटवाओ। उन्होंने कहा कि अब मैं इसे हटवा नहीं सकता, क्योंकि हटवाने की किसी भी कोशिश का क्या नतीजा होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। नेहरू जी मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, और वो लखनऊ पहुँच गए। अब उसी दिन या अगले दिन ये पता नहीं, लेकिन लखनऊ पहुँच गए। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं फैज़ाबाद जाना चाहता हूं। तब तक अयोध्या नहीं हुआ था, फैज़ाबाद ही नाम था ज़िले का। तो उन्होंने कहा मैं फैज़ाबाद जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो मुख्यमंत्री ने डीएम को फ़ोन किया कि प्रधानमंत्री फैज़ाबाद आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो। डीएम फैज़ाबाद ने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध कीजिए कि वो फैज़ाबाद ना आए। यहाँ धारा 144 लगी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को रोक नहीं सकता। तो डीएम ने कहा कि फिर प्रधानमंत्री जी को बता दीजिए कि अगर वो फैज़ाबाद की म्यूनिसिपल लिमिट में आएंगे तो मुझे मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और ये होता है कानून व्यवस्था, और ये होता है कानून का राज स्थापित करने की विल पावर। कि एक डीएम एक जिले का कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री कानून तोड़ेंगे तो मैं उनको गिरफ्तार कर लूँगा। ये बात मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताई। प्रधानमंत्री समझ गए कि मामला और बिगड़ सकता है, तो वो चुपचाप दिल्ली लौट गए। इसलिए मैंने सवाल पूछा ना कि आखिर उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
उन्होंने कानून तोड़ा था। कानून तोड़ने की संभावना पर जब आप उनको नज़रबंद कर सकते हैं तो कानून तोड़ने के बाद उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते हैं? एक सवाल। फिर मैंने शुरू में बात कही जो कि उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया। जब से ये सरकार बनी है तब से उनके जो हार्डलाइनर सपोर्टर हैं उनके बीच संदेश जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला सॉफ्ट हो गए हैं। उनके विरोधी भी आरोप लगा रहे थे। तो उनको लगा कि ये मौका है अपनी हार्ड लाइन छवि को चमकाने का। तो ये शहीद कौन थे जिनके लिए इतनी चिंता है उमर अब्दुल्ला को? हज़ारों लोग जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों में मारे गए हैं। उनमें से किसी की मज़ार पर, किसी की समाधि पर, किसी की शव यात्रा में गए, किसी हिंदू की शव यात्रा में गए। जो हिंदू मारे गए उनकी कोई चिंता हुई? जो हमारे वीर सैनिक मारे गए, सुरक्षा बलों के लोग मारे गए, उनकी कभी चिंता हुई उनको? विद्रोहियों की, जिन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप था, जो अराजकता फैला रहे थे, जो कानून तोड़ रहे थे, पुलिस ने एक्शन लिया, उसमें मारे गए, उनके प्रति सहानुभूति अभी भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे से कश्मीर के अलगाववाद के मुद्दे को हवा मिलती है और उसी मुद्दे को हवा देने के लिए उमर अब्दुल्ला ने ये काम किया। सवाल ये है कि उन्होंने इससे पहले यानी पिछले साल ये क्यों नहीं किया? तब उन पर इतना बड़ा राजनीतिक दबाव या कहें उनके समर्थकों का दबाव नहीं था। तो उमर अब्दुल्ला एक बार से फिर उसी हार्ड लाइन पॉस्चर जो उनकी पार्टी का था और उनकी पार्टी के नेताओं का और उनके परिवार का, खास तौर से मैं कहूँगा, जो है उस पर लौट जाना चाहते हैं। वही राजनीति वो फिर से करना चाहते हैं। उनको दिख गया है कि जो अलगाववादी नेता थे, जो पार्टियां थीं, वो हाशिए पर चली गई। अलगाववादियों की सबसे बड़ी समर्थक पीडीपी, वो हाशिए पर चली गई। तो ये अलगाववादी मुद्दे का, एजेंडे का जो पॉलिटिकल स्पेस है वो पूरी तरह से खाली है। उस पर उमर अब्दुल्ला कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने मान लिया कि जम्मू में उनको समर्थन नहीं मिलेगा। उनको अगर सत्ता में बने रहना है तो उनको श्रीनगर में, घाटी में अपने समर्थन को बनाए रखना है। उनको हर समय ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर कोई नई पार्टी खड़ी हो जाए और उनका जनाधार ले जाए। इसलिए उन्होंने ये काम किया, कानून तोड़ने का काम किया। जो मुख्यमंत्री खुद कानून तोड़ रहा है अपने ही प्रदेश में, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब दे, क्योंकि अगर इसको आप इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब आप आगे आने वाले समय में और ऐसी घटनाओं को न्योता दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला को इस अलगाववाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का, इस अलगाववाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने का। तो ये जो दिखावा था, नाटक था चुनाव के बाद से मेन स्ट्रीमिंग का, वो नाटक, वो नकाब उतर चुका है। ये जो पहलगाम के नरसंहार के बाद ये दावा कर रहे थे कि देखिए कितने लोग जो है वो इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे, कैंडल मार्च निकला। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये दिखावा है, गंभीरता इसमें कहीं से भी नहीं है। समय की मांग थी कि इस तरह का रुख अपनाएं, इस तरह का स्टैंड लें जिससे लोगों के गुस्से का सामना न करना पड़े। तो ये अलतकैया था जो उमर अब्दुल्ला ने अपनाया, उनके समर्थकों ने अपनाया और घाटी के लोगों ने जो सड़क पर उतरे थे उन्होंने अपनाया। अब वो नकाब धीरे धीरे उतर रही है और वो अपनी असली रंगत में आ रहे हैं। अब तय करना है भारत सरकार को कि उनसे कैसे निपटना है। कश्मीर में जो बदलाव आ रहा है उस बदलाव को आगे बढ़ाना है या कश्मीर को फिर पुराने रास्ते पर ले जाना है। अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।